हम लोग जो चैप्टर पे बात कर रहे हैं उसके बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। और मैंने आपको हर एक लेक्चर वीडियो में आपको मैंने इसके बहुत सारी बारीकियां के बारे में अध्ययन कराया, जैसे सेट्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स क्या होते हैं। फिर मेरा लेक्चर नंबर जो इससे प्रीवियस लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, उस लेक्चर नंबर 3 में आपने सीखा कि ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कार्तीय गुणन कहते हैं। तो हम लोग सीखते हैं कि ये कार्तीय गुणन होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे एक बार हम फिर से रिवीजन करवा दें कि आपने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा है, जिसको हम लोग क्रमित युग्म कहते हैं, क्योंकि अगर आप ऑर्डर्ड पेयर को अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो फिर आपको ये कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में नहीं आएगा। तो आप फिर से समझ जाइए कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास दो सेट हैं ए और बी, ध्यान क्या रखना है कि दोनों का दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट कहने का मतलब क्या है कि इसमें भी कम से कम एक एलिमेंट लाई कर रहा है या प्रेजेंट है, और बी में भी एक एलिमेंट प्रेजेंट है। तो आप समझिए ए और बी से मिलके जो ऑर्डर्ड पेयर बनता है, इसमें जो पहला एलिमेंट होगा वह ए का लिया जाएगा और दूसरा एलिमेंट जो लिया जाएगा वह बी का लिया जाएगा। आपको मैंने समझाया था कि एक ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट कंसिस्ट होते हैं, और उस दोनों एलिमेंट को जो है हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में सेपरेट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और आपको मैंने ये भी सिखाया, आप ध्यान रखें कि जब ऑर्डर्ड पेयर में हम बात कर रहे होते हैं तो 1,2 कभी भी 2,1 के बराबर नहीं होगा। दोनों का दोनों जो है वह डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर है। आपको मैंने कल इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर भी पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको समझाया कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर है A1 B1 और एक दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है A2 B2, और कभी भी उसके बीच में अगर इक्वलिटी यानी बराबर का साइन अगर दिख गया तो आप समझे दोनों ऑर्डर्ड पेयर बराबर तभी होंगे जब इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर हो जाए। यानी ये दोनों अगर बराबर हो सकता है तो दैट इंप्लाइज हम कह सकते हैं कि A1 जो होगा वह A2 के इक्वल हो जाएगा एंड B1 जो होगा वह B2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये ऑर्डर्ड पेयर की कुछ जानकारियां जो मैंने आपके साथ फिर से रिवाइज किया, आप इसको लेक्चर नंबर 3 में आप देख भी सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आप समझिए कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं इसका डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको हम लोग समझते हैं क्या होता है। मैंने लिखा कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। मैंने लिखा है कि यदि मान लेते हैं कि ए और बी मेरे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B is denoted by A cross B, and it is the set of all possible ordered pair। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास ए और बी कोई भी दो सेट है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है कि दोनों में एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, कोई भी एक सेट खाली नहीं हो सकता है। अगर दोनों का दोनों अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो आपको ध्यान क्या रखना है, तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को ध्यान से सुनिए। अगर कहीं पे अगर ए क्रॉस बी लिखा हुआ है तो हम सेट इसमें हम समझ सकते हैं कि वह ए क्रॉस बी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। आप ध्यान रखें कि ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग ए क्रॉस बी से इंडिकेट करते हैं, एंड इट इज द सेट। और यह भी जो है ना, ए क्रॉस बी जो होता है ना, वह भी एक सेट ही होता है। सेट होता है तो पक्की बात समझ में आ रहा ना कि रोस्टर फॉर्म में जब भी लिखेंगे या आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो उसको करली ब्रैकेट के रूप में लिखेंगे।
तो ध्यान रखें कि यह जो होता है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी जो होता है वह भी एक सेट होता है। तो किसका सेट होता है, उसमें एलिमेंट कौन कौन से होंगे, सेट है तो पक्की बात उसमें एलिमेंट होगा। तो उसमें जो एलिमेंट होगा ए और सेट और जितना भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है, पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर जितना भी बन सकता है, सारे ऑर्डर्ड पेयर का अगर हम कलेक्शन ले लें तो उसी को हम लोग कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। एग्जाम्पल समझते हैं, या इसको हम लोग दूसरी भाषा में समझेंगे। पहले एग्जांपल समझ लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू आपके पास 1 2 है और सेट b इज इक्वल टू आपके पास, सेट b में आपके पास है ना a b है, सपोज कर लेते हैं, और मेरे से कोई कह रहा है कि आप a क्रॉस b निकालिए, a क्रॉस b क्या होगा। तो a क्रॉस b हम कैसे निकालेंगे, तो आप समझिए a क्रॉस b में मैंने क्या कहा है कि अगर आप ध्यान से सुनिए, a क्रॉस b निकालने के लिए मैंने कहा आपसे, अगर मैंने कहा a क्रॉस b निकालने के लिए तो a और b से मिलकर जितना भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है उस ऑर्डर्ड पेयर के कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे। आप समझते हैं कि इससे ऑर्डर्ड पेयर बनेगा कैसे। तो a क्रॉस b अगर आप निकाल रहे हैं ना, तो जितना भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा आपके पास उसमें पहला एलिमेंट सेट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो पहला एलिमेंट अगर 1 को लेके चले तो 1 और दूसरा एलिमेंट बी का लेना है तो 1a एक पॉसिबिलिटीज हो सकता है। फिर दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है, इसका 1 ले इसका b ले ले तो ये दूसरा पॉसिबिलिटीज हो सकता है। अब फिर अगला क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज, 1 से तो कंप्लीट है, फिर 2 से ले सकते हैं आप, तो 2a हो सकता है और फिर हो सकता है 2b हो सकता है, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होगा। मतलब कि टोटल पॉसिबल ऑर्डर पेयर जो हो सकते हैं वह टोटल 4 ही हो सकते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखें, आप a1 इसमें नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि a1 जब अगर आप लिखेंगे तो पहला एलिमेंट तो a का होना चाहिए, लेकिन वहां पे a का होगा नहीं। इसीलिए आप ध्यान रखें, जब भी आप a क्रॉस b निकाल रहे हैं तो उसमें जितना भी ऑर्डर्ड पेयर होगा उसका पहला एलिमेंट a का होगा और दूसरा एलिमेंट सेट b का होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि a क्रॉस b जो होता है वह क्या होता है, वह जो होता है वह एक सेट है। वह क्या है, एक सेट है। किसका सेट है, तो क्या है, ऑर्डर्ड पेयर का वह क्या होता है, एक सेट होता है। आशा करते हैं कि आपको a क्रॉस b समझ में आ गया होगा कि a क्रॉस b हम लोग कैसे निकालते हैं। आपको मैं बार बार समझा रहे हैं कि a क्रॉस b आप तभी निकालना है जब वह क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा। एक कंडीशन उठ सकता है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि अगर आप ध्यान रखें, अगर आपसे कोई कह देगा कि दोनों में से अगर एक एम्प्टी है, दोनों में से अगर एक एम्प्टी है, तो सबसे पहले मैंने कह दिया ना कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर डिफाइन होना है तो उसके लिए दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी। मतलब एटलीस्ट कम से कम उसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना ही चाहिए। अगर एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करेगा। अगर उसमें अगर एम्प्टी अगर एक भी अगर एम्प्टी निकल गया तो हम लोग बोलेंगे उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होल्ड नहीं करेगा, नहीं निकल सकता है। जैसे अगर मैंने कह दिया if either a or b, if either a or b is null सेट, समझ रहे हैं ना, नल सेट किसको कहते हैं, या इसी को आप एम्प्टी सेट कह सकते हैं, या इसी को आप वाइड सेट के नाम से भी जानते हैं। अगर इसमें से समझिए ध्यान से, मैंने लिखा इफ आइदर का मतलब था दोनों में से कोई एक, अगर या तो a एम्प्टी हो जाए या तो b एम्प्टी हो जाए, चलो दोनों भी एम्प्टी हो जाए, अगर a एम्प्टी हो जाए या b एम्प्टी हो जाए तो हम कह सकते हैं कि a क्रॉस b जो होगा वह फाई होगा। वह क्या होगा, फाई होगा। क्योंकि अगर एक में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हमको तो ऑर्डर्ड पेयर लिखना है, और ऑर्डर्ड पेयर में एटलीस्ट कम से कम उसमें 2 एलिमेंट का वो जो कलेक्शन होता है किसका होता है, ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, 2 एलिमेंट्स होते हैं, जस्ट 2 एलिमेंट्स। तो 2 एलिमेंट्स जब तक मिलेंगे तब तक वो ऑर्डर्ड पेयर होगा नहीं। इसलिए आप ध्यान रखें कि अगर उसमें से अगर कोई भी सेट अगर एक नल सेट है तो उसका a क्रॉस b उसका डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसको भी हम समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में, कि आप समझिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कैसे कर सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। फिर से हम लोग आगे बात करते हैं, समझिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसे पहले तो आप समझ गए होंगे देखते ही कि हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग इन रोस्टर मेथड में लिख सकते हैं। जैसे अभी मैंने जस्ट एग्जांपल करा कि a इज इक्वल टू, अगर मैंने लिखाया आपको, मैंने a क्रॉस b में दिखाया कि 1a है ना, 1b 2a 2b होगा, तो वह उसका रोस्टर मेथड हुआ क्योंकि हर एक ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग कॉमा से सेपरेट करके रखे हुए थे, और सभी को हमने क्या किया था, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हुए उसको हमने क्या किया कि उसको कर्ली ब्रैकेट से
सेपरेट कर दिया, तो इसका मतलब सेट के फॉर्म में था और सारे एलिमेंट के बीच में अगर कॉमा लगा हुआ था तो इसका मतलब वह रोस्टर मेथड में लिखा हुआ था। ठीक, अब हम समझते हैं कि इसको बाय मैपिंग भी रिप्रेजेंट करते हैं। बाय मैपिंग समझते हैं, थोड़ा सा मैपिंग के थ्रू समझते हैं इसको। आप ध्यान सुनिएगा, बाय मैपिंग में क्या होता है, जैसे अगर मान लेते हैं कि सेट ए है, आप समझिए इस सेट ए है और अगर एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे ए बराबर अगर मान लो आपके पास कोई 1 2 3 दे दिया और बी इज इक्वल टू आपके पास कोई अगर मान लेते हैं कि ए बी सी लिख दिया, चलो डी भी लिख दिया, ठीक है, ए बी सी डी लिख दिया। अगर आपसे कोई कहता कि बाय मैपिंग के थ्रू आप ए क्रॉस बी बताएं, बाय मैपिंग के थ्रू आप ए क्रॉस बी बताएं, तो आप क्या करेंगे, एक अंडा बनाएंगे यानी इस टाइप का सर्कल है ना, इलिप्स टाइप का आप बनाएंगे इसको, इसमें ए का सारा एलिमेंट रखेंगे तो इसमें 1 है 2 है और 3 है, ठीक है। बाय मैपिंग में इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एक दूसरा सर्कल इलिप्स टाइप का बनाएंगे या दूसरा अंडा कह सकते हैं। आप उस अंडे में क्या करेंगे, बी का सारा एलिमेंट को मेंशन करेंगे, तो उसमें मेंशन करेंगे तो इसमें हो जाएगा ए बी सी और डी, ठीक है। अब मैंने कहा कि मेरे को क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना। ध्यान से सुनना है, ए क्रॉस बी आपसे कोई पूछ रहा है या बी क्रॉस ए पूछ रहा है, अभी फिलहाल हमको क्या समझना है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी अगर आप निकालेंगे तो आपको करना क्या है कि ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट के साथ आपको मैप कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर के रूप में समझिए, जैसे पहले आप क्या करते हो, पहला ऑर्डर्ड पेयर लिखते तो 1 लेते और ए लेते, इसी तरह हमने क्या किया, 1 को ए से जोड़ दिया, तो 1 ए रिप्रेजेंट हो रहा है, दिख रहा होगा आपको कि 1 का कनेक्शन ए के साथ है। फिर 1 के साथ क्या लेते हैं, फिर पहला एलिमेंट तो 1 का ही होता, दूसरा एलिमेंट बी का होता, तो 1 के साथ बी भी हो जाएगा, फिर 1 के साथ इसी प्रकार सी भी हो जाएगा, ठीक इसी प्रकार 1 के साथ डी भी हो जाएगा। फिर अगला क्या होगा, फिर 2 के साथ ए का आना, फिर 2 के साथ बी आएगा, फिर 2 के साथ सी आएगा, फिर 2 के साथ डी आएगा। आई थिंक बहुत ज़्यादा बड़ा ले लिया गया, थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा दिक्कत हो देखने में। फिर 1 के साथ ए होगा, 3 के साथ ए होगा, फिर 3b होगा और फिर 3c होगा और फिर क्या होगा, 3d होगा। तो ये जो दिखाया गया है आपके सामने में, इसको बोलते हैं बाय मैपिंग मेथड। इसको मैप कर सकते हैं हम लोग। जैसे अगर छोटा सा एग्जांपल एक और करके दिखाएं, जो ऐसा हो सकता है कि गजपज लग रहा होगा, तो आप समझिए कि अगर इसमें अच्छा 1 है 2 है और 3 है और इसमें अगर सिर्फ ए और बी है, चलो इसको भी हटा ही देते हैं, तो यह ए है और यह बी है और मेरे से कोई कहता है बाय मैपिंग के थ्रू आप ए क्रॉस बी दिखाइए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए का हर एक एलिमेंट बी के साथ मैप कर देंगे, तो 1a 1b हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा और 2b हो जाएगा। तो इसी को हम लोग समझ सकते हैं कि यह जो दिखाया गया है वह बाय मैपिंग दिखाया गया है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं। अच्छा मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू अगर मेरे पास 1 2 3 है, 1 2 3 है या 1 2 है और दूसरा जो अगर सेट है b, उसमें अगर आपके पास एलिमेंट है a, b। अब मेरे से कोई कहता है कि रोस्टर मेथड में लिखिए, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा, पहला इसका ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन लिखेंगे, तो इसमें हो जाएगा 1a, फिर हो जाएगा 1b, फिर हो जाएगा आपके पास 2a, फिर हो जाएगा आपके पास 2b, ठीक है। अच्छा अगर मेरे से कोई पूछता कि b क्रॉस a निकालिए, तो आप ध्यान से समझिए, b क्रॉस a जब निकालेंगे ना तो पहला एलिमेंट b का जाएगा और दूसरा एलिमेंट a का आ जाएगा। तो ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आपको लिखना है जिसमें का पहला एलिमेंट b का हो, दूसरा एलिमेंट a का हो। तो इसमें आ जाएगा a1, फिर इसमें आ जाएगा a2, फिर इसमें आ जाएगा b1 और फिर उसमें हो जाएगा b2। तो आप अगर आपसे कोई पूछेगा क्या a क्रॉस b क्रॉस a के इक्वल है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया है कि 1a और a1 दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर हैं या सेम ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। तो आपको क्या ध्यान में समझ में आ गया होगा, तो आप नोट करके लिख लें कि आप ध्यान रखें कि a क्रॉस b का वैल्यू जो होता है ना, a क्रॉस b जो होता है वह कभी भी b क्रॉस a के बराबर नहीं होता है। एक्चुअली ये दोनों सेट है तो ये दोनों कभी भी इक्वल सेट नहीं होगा। इक्वल सेट इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि इसका कार्डिनल नंबर तो सेम होता है। कार्डिनल नंबर कहने का मतलब दोनों में एलिमेंट की संख्या सेम है, 1 2 3 4, इसमें भी है 1 2 3 4, मतलब दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, एलिमेंट की संख्या सेम होती है। बट ध्यान क्या रखना है कि a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों सेट होने के कारण वह इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि उसका एलिमेंट इक्वल नहीं है। एक में है a1, एक में है a1 और एक में है 1a। दोनों ऑर्डर्ड पेयर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो ध्यान रखें, पहला पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि a क्रॉस b का वैल्यू कभी भी b क्रॉस a के वैल्यू के बराबर नहीं होगा।
दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है ए क्रॉस बी के बारे में, आपको ध्यान रखना है, आपको मैंने पहले बताया था कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, इसका मतलब क्या हो गया, ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर कितना है, मतलब ए क्रॉस बी में टोटल प्रेजेंट एलिमेंट कितने हैं। तो आप ध्यान रखेंगे नंबर ऑफ ए क्रॉस बी जो होगा, यहां पे हम क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल है, मतलब ए क्रॉस बी में जितना एलिमेंट है उतना ही एलिमेंट बी क्रॉस में है, बी क्रॉस ए में है। फिर तीसरी बात क्या ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का अगर डायरेक्ट हमको वैल्यू अगर कोई पूछ दे तो हम कैसे निकालेंगे, क्या हर जगह हम लोग पहले इसका ऑर्डर्ड पेयर, पॉसिबल ऑर्डर पेयर को लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, तब फिर काउंट करेंगे, क्या ऐसे करके हम बताएंगे, नहीं। आप ध्यान रखें, इसके लिए एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आप ध्यान रखें कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि ए, अगर आपके पास एग्जांपल एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि ए और बी दो सेट है, ए के पास m एलिमेंट है और बी के पास अगर n एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। तो आप ध्यान रखें कि अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है कि ए में जितना एलिमेंट है वो मेंशन करें और n नंबर ऑफ बी में कितना एलिमेंट है वो मेंशन करें। तो आप कह सकते हैं कि उसमें टोटल दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो होगा उसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। जस्ट लाइक दिस, एक छोटा सा एग्जाम्पल करके दिखाते हैं कि आपको समझ में आ जाए। मैंने ये कहा कि यदि समुच्च ए में 5 सदस्य हो तथा समुच्च बी में 2 सदस्य हो, तो उसके ए क्रॉस बी, या ये कह सकते हैं कि ए और बी के कार्तीय गुणन में अवयवों की कुल संख्या क्या होगी। इसी को हम इंग्लिश में लिखते हैं, इफ सेट ए हैज 5 एलिमेंट्स, set A has 5 elements and set B has 2 elements, then find number of A cross B, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी पूछ सकता था कि आपको कि आप एक ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड कीजिए। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ दे सामने में, तो आप सिंपली इतना ही ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ए में कितना एलिमेंट है, ए के पास कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट्स, तो इसके जगह पे आप 5 लिखेंगे। सेट बी के पास कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट्स है, तो 5 2 जा 10 एलिमेंट्स जो होंगे, जो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी जो इक्वल टू जो निकल के आएगा वह 10 निकल के आएगा। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं। आपको मैं 3-4 पॉइंट नोट बना के लिखवाया, और आप समझो ध्यान से। आपको मैंने ये बात भी, एक बात तो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि अगर ए और बी में से कोई भी अगर एक नल सेट हो गया तो हम बोल देंगे वहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट, उस ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, इसके बारे में आगे बात करते हैं कि ये समझ में आ गया। 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे आपको कभी ऐसा क्वेश्चन दे दे कि चलो ए क्रॉस बी का एलिमेंट दे देगा आपसे, चलिए लिख देगा। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चन को समझिए। एक क्वेश्चन क्या है कि अगर ए क्रॉस बी में अगर मैंने लिख दिया कि चलो ए क्रॉस बी में इसमें 1 है, 2 है, इसमें 3 है, 5 है, इसमें लिख दिया है ना 1 2 3 5 1 2 3 5 ऐसा करके दे दिया, और आपसे कोई पूछ देता है कि चलिए कि आप ये बता दो 1 2 है और फिर 3 2 ही है, और आपसे कोई पूछ देगा कि चलो बताओ कि सेट ए बराबर क्या होगा एंड सेट बी इज इक्वल टू क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने अगर आ गया तो आप कैसे इसका आंसर देंगे। ए क्रॉस बी में दे रखा है ना, ए क्रॉस बी में दे रखा है और ए क्रॉस बी में एलिमेंट दे रखा है, और आपसे ए के बारे में पूछ रहा है और बी के बारे में पूछ रहा है। आप समझिए, मैंने पहले कहा था कि अगर ए क्रॉस बी अगर लिखा हुआ है तो उसका पहला एलिमेंट जो होगा वह पहले सेट से होगा और दूसरा एलिमेंट जो होगा उसका दूसरे सेट से होगा। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उसमें देखें आप कि पहला एलिमेंट किससे है, तो सेट ए में क्या क्या हो जाएगा। आप ध्यान रखिए, सेट है तो आपको कर्ली ब्रैकेट में तो लिखना ही पड़ेगा, ऐसा ना सीधा 1 लिख दें आंसर तो फिर गलत हो जाएगा। आपको इसमें देखिए सेट ए का पहला एलिमेंट, इसमें ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट क्या है 1, तो फिर 1 हो जाएगा। फिर इसमें क्या है 3, तो इसमें हो जाएगा 3।
तो ये हो गया। अगर आपसे कोई पूछेगा सेट बी में क्या है, तो आप ध्यान से देखो ना, सेट बी में क्या है, तो इसमें इसका भी सेकंड एलिमेंट 2 ही है और इसका भी सेकंड एलिमेंट 2 ही है। और अगर आपसे मैंने अभी भी पूछता है, अगर हम पूछते हैं कि चलो सेट ए और बी दे रखे हैं तो ए क्रॉस बी क्या होगा, तो आप फिर तो ऐसा ही निकालते हैं ना, 1 2 फिर 3 2, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर से समझ दो कि अगर हम उसको मैपिंग मेथड में अगर दिखाएं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि इसमें अगर इसमें 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, तो फिर आप ऐसे इसको मैच कर दोगे। तो यही इसका क्या कहलाएगा, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। यह कहलाएगा आपके पास ए क्रॉस बी। आशा करते हैं कि यह ए क्रॉस बी आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने सीखा कि इसको हम लोग, आपने देखा होगा कि इसको हमने 2 तरीका से अभी तक रिप्रेजेंट करके दिखाया, रोस्टर मेथड और मैंने आपको बाय मैपिंग दिखाया। आगे आगे जैसे जैसे चलेंगे तो हम लोग और भी मेथड को सीखेंगे, लेकिन फिलहाल आप एक मेथड और सीख लीजिए। इसको हम लोग मैट्रिक्स मेथड या बाय ग्राफ भी दिखा सकते हैं। आप ध्यान रखें, इसको हम लोग मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं, मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं, या इसी को आप बाय ग्राफ भी समझ सकते हैं, बाय ग्राफ भी समझ सकते हैं। लेकिन ये बहुत कम यूज है, लेकिन आपके पास नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए मैं बता दे रहा हूं। तो मैट्रिक्स मेथड में क्या कहता है कि अगर आपके पास सपोज करो कि a इज इक्वल टू, अगर आपके पास 1 2 3 है सपोज करते हैं, और b इज इक्वल टू आपके पास सपोज कर लेते हैं कि a b c है, 1 मिनट के लिए सपोज कर लेते हैं, और आपसे मैंने पूछा कि इसको मैट्रिक्स मेथड में दिखाओ, तो मैट्रिक्स मेथड या बाय ग्राफ में क्या करता है ना, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। तो आप क्या करेंगे ना, एक्स एक्सिस पे ए के सारे एलिमेंट को रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पे हो जाएगा 1, इसमें हो जाएगा 2, इसमें हो जाएगा 3, और फिर क्या करना है, बी के सारे एलिमेंट को वाई एक्सिस पे रख देना है। आप रख दें, आप ये ना सोचें पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, कौन ऊपर कौन नीचे, ऐसा सोचना नहीं है। आपको सिर्फ रख देना है ए, यहाँ हो जाएगा आपके पास बी, और फिर हो जाएगा यहाँ पे सी। आप फिर देखें दोनों के मीटिंग, जैसे पहला एलिमेंट तो ए का लेना है, पहला आप तो जानते हैं ना कि जितना भी ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट एक्स का होता है, दूसरा एलिमेंट वाई का होता है। तो पहला क्या हो जाएगा, जैसे आपने यहाँ से 1 चला, फिर ऊपर चला, फिर इसका 1 और ए का जो मीटिंग पॉइंट है या कॉमन पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम आप लिख देंगे 1, ए, ऑर्डर्ड पेयर बन गया। फिर आपको क्या करना है, फिर इसी करस्पॉन्डिंग आगे बढ़ते चलेंगे, तो यहाँ जो पॉइंट मिलेगा, इस दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, इसका नाम होगा 2, ए। फिर इस तरह इस पॉइंट का जो नाम होगा उसका नाम होगा 3, ए, है ना। और फिर इसी प्रकार अगर आप आगे बढ़ते चले जाएं, तो यहाँ पे इस पॉइंट का जो नाम होगा उसका नाम होगा 1, बी, फिर इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे 2, बी, आप समझ पा रहे होंगे, और इसका नाम होता है 3, बी हो जाएगा। फिर इसी प्रकार यहाँ पे जो पॉइंट मीटिंग पॉइंट होगा उसका नाम होगा 1, सी, फिर इसका जो मीटिंग पॉइंट होगा यहाँ पे उसका नाम होगा 2, सी, फिर इसी प्रकार इसका जो नाम होगा यहाँ पे उसका नाम होगा 3, सी। तो इस मेथड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं। कल हमारा जो अभी तक बेसिक कंसेप्ट चल रहा था उसका एंड होने वाला है, और कल हम लोग फॉर्मली डिफाइन करेंगे कि रिलेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं, ये हम लोग कल के लेक्चर वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।